हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के वास्तविक आधार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं हुई, बल्कि यह वह चिंगारी थी जिसने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया, बल्कि इसने आधुनिक भारतीय इतिहास के रुख को ही बदल दिया। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई परस्पर विरोधी विचारों, जटिल रणनीतियों एवं दृष्टिकोणों का एक व्यापक परिणाम था। इस संगठन का जन्म और उद्देश्य आज भी कई इतिहासकारों और विद्वानों के बीच बहस का विषय बना हुआ है और इस बहस के केंद्र में दो प्रभावशाली सिद्धांत उभर कर सामने आती हैं। पहला सेफ्टी बॉल थ्योरी और दूसरा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। जहां एक और सेफ्टी बॉल थ्योरी यह तक देती है कि ब्रिटिश प्रशासन इस संगठन का निर्माण भारतीय जनता में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित मार्ग के लिए किया था, वहीं लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यह बताती है कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने बड़ी चालाकी से एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम का उपयोग किया ताकि वे ब्रिटिश दमन से बचकर एक राष्ट्रीय मंच को स्थापित कर सके। इन दोनों सिद्धांतों के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा शिमला कंस्पिरेसी की रही है, जो यह बताती है कि कांग्रेस की स्थापना शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन और ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के बीच हुई गुप्त बैठक का परिणाम था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की रक्षा करना था। इस तरह ये तीनों सिद्धांत आपस में मिलकर कांग्रेस की जन्म की एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करती हैं और यही जटिलता हमें यह समझाने में मदद करती है कि कैसे एक संस्था का निर्माण एक साथ समानांतर रूप से ब्रिटिश सुरक्षा एवं भारतीय स्वतंत्रता दोनों के उद्देश्यों को पूरा कर रहा था। आइए दोस्तों, अब हम कांग्रेस के संस्थापक यानी फाउंडर रहे A.O. ह्यूम के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका पिता का नाम जोसेफ ह्यूम था और ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। काफी प्रभावशाली परिवार से आते थे। 1849 में A.O. ह्यूम का चयन भारतीय सिविल सेवा में हो गया और तब से लेकर 1894 यानी कुल 45 वर्ष तक ये भारत में रहे। 1857 के विद्रोह के समय ये इटावा में एसडीएम के पोस्ट पर थे और जब विद्रोही सैनिकों ने इटावा पर कब्जा कर लिया तो कहा जाता है कि ये साड़ी पहनकर महिला के वेश में इटावा से बरपुरा आ गए और बरपुरा के बाद ये फिर आगरा चले गए, जहां पर ब्रिटिश अधिकारी कैंप में ठहरे हुए थे। ये घटना इनके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विद्रोह के पश्चात इन्होंने गहन अध्ययन किया और यह पाया कि ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व की नीतियां और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण भारतीयों में असंतोष काफी गहरा गया था और यह असंतोष इन्होंने यह माना कि यह बड़े खतरे का संकेत है और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि ये असंतोष को रोका ना गया तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर से हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अगर असंतोष को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए एक मंच दे दिया जाता है तो असंतोष को काफी कम किया जा सकता है। और यही सोच इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित भी किया। बाद में यही सोच सेफ्टी बॉल थ्योरी के सिद्धांत को भी जन्म देता है। ये लगभग 1885 से 92 यानी 7 वर्ष तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 1912 में इनका निधन हो जाता है। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधुरकर ने किया था। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता यानी फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। यहाँ यह तथ्य अवश्य याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में होने वाला यह पहला था। तो आप तीनों तथ्य याद रखिएगा। बांकीपुर बिहार में पहला हो गया 1912 से भी और ये अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधुरकर। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों नाम अवश्य याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है हुआ था। लेकिन A.O. ह्यूम के चरित्र का एक दूसरा भी पहलू रहा है। उस दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। ये बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी थे और भारत में पक्षियों के अध्ययन, संग्रह और वर्गीकरण पर काफी शोध और रिसर्च इन्होंने किया था। इस कारण इन्हें फादर ऑफ द इंडियन ऑर्निथोलॉजी यानी भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ एक तथ्य अवश्य याद रखिएगा कि डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी भारत का बर्ड्समैन। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ द इंडियन ऑर्निथोलॉजी किसे कहा जाता है और बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। A.O. ह्यूम ने बाद में स्ट्रे फेदर्स ये पत्रिका निकाली जो 16 वर्ष तक इन्होंने चलाया, 1872 से 1888 तक, और यह भारत में पक्षी विज्ञान पर आधारित पहली पत्रिका थी। और इस दृष्टिकोण से यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में पक्षी विज्ञान पर आधारित पहली पत्रिका कौन थी। कहा जाता है कि इनके पास 87,000 पक्षियों के नमूने थे और उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इनका निजी संग्रहालय माना गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1885 में इनका घर का नाम था द रोड्स, जो शिमला में था। घर में आग लग जाती है और बहुत सारे पक्षियों के नमूने नष्ट हो गए।
बाद में इन्होंने लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पक्षियों के नमूने को दान कर दिया और आज भी कहा जाता है कि इस म्यूजियम में एवं ह्यूम के द्वारा रखे गए पक्षियों के नमूने आज भी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अगले चरण में हम सेफ्टी बॉल थ्योरी का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सेफ्टी बॉल थ्योरी का अध्ययन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की व्याख्या करने वाला ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम के बीच शिमला में गोपनीय बैठक हुई और इसी बैठक का परिणाम स्वरूप जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इस सिद्धांत का मुख्य विचार यह रहा है कि 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें जनता के असंतोष और गुस्सा को नियंत्रित चैनल के माध्यम से कांग्रेस को एक मंच के रूप में, एक टूल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार इसे एक पक्षीय दृष्टिकोण मानते हैं। उनका यह कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई कारकों पर निर्भर करती है। वह यह भी मानते हैं कि बहुत संभव है कि शुरुआती चरण में ब्रिटिश सरकार अपने यूज के लिए कांग्रेस का उपयोग करने की कोशिश की हो, लेकिन बाद में यह शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब चलिए दोस्तों, इस शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान देते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम बार इस्तेमाल या उत्पत्ति विलियम बेडनबर्न ने किया था। दरअसल 1912 में ह्यूम साहब का निधन हो गया। उसके बाद ये विलियम बेडनबर्न उनकी जीवनी पर एक किताब लिख रहे थे, ह्यूम द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी जो 1913 में प्रकाशित हुआ। इसी में इस शब्द को सबसे पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि सेफ्टी बॉल शब्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सबसे पहली बार कहां यूज किया गया था। तो याद रखिएगा, विलियम बेडनबर्न ने अपनी पुस्तक ह्यूम द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया था। विलियम बेडनबर्न 1889 में, यानी जब 5वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बंबई में, उसकी अध्यक्षता किए थे और बाद में 25वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1910 में, उसकी भी अध्यक्षता की थी। यानी ये 2 बार अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। उत्पत्ति हालांकि विलियम बेडनबर्न की किताब में मिलता है, लेकिन इस शब्द को विस्तार दिए थे 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि शब्द को सर्वप्रथम विस्तार पूर्वक किसने समझाया था। तो लाला लाजपत राय ने, या एक थ्योरी के रूप में या सिद्धांत के रूप में सबसे पहली बार कहां प्रकट हुआ था। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया में लाला लाजपत राय के द्वारा। इसमें ये 7 पत्र का उल्लेख करते हैं डफरिन और ह्यूम के बीच जो लिखा गया था, लेकिन इसे याद रखिएगा, इसे कभी सार्वजनिक रूप नहीं दिया गया। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे शुरुआती नरमपंथी नेता पर लाला लाजपत राय के द्वारा हमला का भी एक योजनाबद्ध कोशिश मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले चरण में हम लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पर विचार करेंगे। आइए दोस्तों, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों की व्याख्या करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। याद रखिएगा, सेफ्टी बॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दिया था और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की चाल ना होकर भारतीय राष्ट्रवादियों की एक सुनियोजित और रणनीतिक प्रयोजन था। इस सिद्धांत के अनुसार उस समय के राष्ट्रवादी नेता जो थे वो ब्रिटिश सरकार के दमन से डरते थे। उन्हें यह पता था कि यदि वे सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजनीतिक कोई संगठन बनाते हैं तो उसे तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस कारण वे ह्यूम को एक बिजली के कंडक्टर के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए, यानी लाइटनिंग कंडक्टर टूल्स के रूप में इस्तेमाल किए। जिस तरह कंडक्टर बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन में उतार देता है, ठीक उसी तरह ह्यूम साहब ब्रिटिश सरकार के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया और भारतीय राष्ट्रवादी सुरक्षित रूप से इस मंच को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे की ओर बढ़ा पाए। यही इसी को ही लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी बोलते हैं। आइए दोस्तों, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक 4 अधिवेशन हुआ है, उन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उनके फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन यानी इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ और ये बंबई में हुआ था ये अधिवेशन। हालांकि यह याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन उस वक्त पुणे में प्लेग आ गया और इस कारण जगह को ट्रांसफर किया गया बंबई में। बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट में WC बनर्जी भी बोलते हैं। इसके संस्थापक और सचिव रहे ह्यूम। यह याद रखिएगा कि ह्यूम साहब 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे। इसमें प्राथमिक सदस्य में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, यानी
पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, शिरकत किया था। और इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसी नाम से कार्ड का वितरण किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। लेकिन अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अब आइए दूसरा अधिवेशन में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता हुआ था 1886 में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। ये पारसी थे। और यह याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो 3 बार। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 फिर कलकत्ता में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। इनकी एक ड्रेन थ्योरी भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थ को सोख रहा था। इसके डिटेल्स हम बाद में जाएंगे। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना रही इस अधिवेशन की कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का एक संगठन था, इंडियन एसोसिएशन, उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। और प्रांतीय कांग्रेस में जो खोला जाए, यहाँ कार्यालय खोला जाए, इसका भी इसमें निर्णय लिया गया। और तीसरा अधिवेशन आइए 1887 में मद्रास में हुआ, जिसे अब चेन्नई बोलते हैं। इनकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बोले थे। ये प्रथम मुस्लिम ये थे, अध्यक्ष थे। आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें 660 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसमें मुस्लिमों से यह आह्वान किया गया था कि वह कांग्रेस में शामिल होकर इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसे प्रयागराज बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के थे। ये प्रथम यूरोपीय थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहला यूरोपीय कौन थे जो इसकी सदारत किए थे। और ये स्कॉटिश थे। उस वक्त कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी थे। इसमें 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यहीं से ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टकराव प्रारंभ हो गया। वायसराय डफरिन ने इसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का संज्ञा दिया, यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक, यानी बहुत कम लोगों का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधि करता है। बहुत कम लोग इसमें आते हैं। और इसमें इन्होंने सरकारी कर्मचारी को इस अधिवेशन में भाग लेने से बैन कर दिया। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तथ्य बहुत याद रखिएगा कि दरभंगा के महाराजा ने एक वहां पर भवन था, लोथर काउंसिलिंग, उसको खरीदने के लिए काफी वित्तीय सहायता दिए थे। और ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार इसका काफी विरोध किया था वहां पर, इसको देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए। लेकिन इसके बावजूद दरभंगा महाराज ने वित्तीय सहायता दिया था। तो ये शुरुआती 4 टर्म के कुछ फैक्ट्स रहे। ठीक है दोस्तों, यहीं पर ये क्लास हम खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।